थिएटर की दुनिया से एक बार फिर आप सभी दर्शकों को रूबरू कराने हम आपके समक्ष लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिहार थिएटर, जहां पर आप मिलते हैं, हम मिलते हैं, दर्शक मिलते हैं और कलाकार मिलते हैं। बातें होती है रंगमंच की और रंगमंच से जुड़ी हर गतिविधियों के बारे में। तो दर्शकों, रंगमंच से जुड़ी हर गतिविधियों से अवगत कराने के लिए हमारा आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी के लिए बिहार थिएटर। नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी दर्शक स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और ऊर्जावान रहें। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में हम आपको हर बार कला प्रेमियों से रूबरू कराते हैं और जानते हैं रंगमंच के प्रति इनके योगदान के बारे में और इनके अनुभव के बारे में। तो दर्शकों, आज जो हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं और इन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में बतौर एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में भी काम किया है। इन्होंने दर्जनों से ज़्यादा नाटक में अभिनय किया है, लेखन किया है और कई नाटकों का निर्देशन भी किया है। रोहिणी रमन झा जी, आपका हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सबसे पहले आपके सामाजिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि रंगमंच के प्रति जो आपका प्यार है और रुझान है, आप कितने वर्ष के रहे होंगे तब से हुआ और इस क्षेत्र में आपका आना किस प्रकार हुआ और आपका सफ़र किस तरह से हुआ, इसके बारे में आप हमें बताइए। आपने मेरे सामाजिक जीवन के विषय में पूछा है तो मैं वहीं शुरू करता हूँ। मेरा जन्म मधुबनी जिला के अंतर्गत पिलखवाड़ ग्राम में हुआ। मैं एक किसान का बच्चा हूँ। वैसे मेरे पिताजी शिक्षण कार्यक्रम करते थे, बिना पैसा का बच्चों को पढ़ाते थे और वो थोड़ा कला के प्रति उनका रुझान था, इसलिए मेरे परिवार में कला का रुझान शुरू से ही रहा है। मेरे भाई भी नाटक करते थे, मैं भी नाटक करता हूँ, मुझसे छोटा भाई भी था, वो भी नाटक करता था। करीब 12 साल का रहा हूँगा जब मैंने पहला नाटक किया था गाँव में। वो नाटक का नाम हमको भी याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं वहाँ से नाटक शुरू किया, छोटा सा एक पार्ट किया था। उसके बाद से नाटक के प्रति, नाटक देखना, नाटक खेलना, ये मेरा एक अभिरुचि, विशेष अभिरुचि थी। पढ़ाई के साथ ये विशेष अभिरुचि थी हमारी। और विधिवत मैं 66 से नाटक करना शुरू कर दिया था। 66 से प्रत्येक साल 5-7 नाटक हमारे गांव में होते थे और सब नाटक में भाग लेता था। और इस तरह से हम अपने गांव से ही नाटक से जुड़े और उसके बाद हमारा रुझान बढ़ते गया। आप एक अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे नाटककार भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लेखन के प्रति आपका जो रुझान है, इस क्षेत्र में आपकी जो रुचि है वो किस तरह से बढ़ी और आपके द्वारा लिखी गई पहले नाटक के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी सर। मैं कलाकार ही हूँ, मूलतः कलाकार हूँ। और गांव से नाटक करते करते जब मैं पटना आया तो पटना में भी मैं नाटक करने लगा। और नाटक करते करते मैंने देखा कि उस समय में जो नाटक होता था, 80-82 के दशक के जो नाटक, मैथिली नाटक था, हिंदी नाटक में कुछ वैसा ही था, लेकिन मैथिली नाटक में बहुत अधिक था कि नाटक में मनोरंजन नहीं होता था। आप आइए, नाटक देखिए, कोई एक प्रॉब्लम उसमें क्रिएट करता था, उस पर नाटक ख़त्म होता था और वो प्रॉब्लम माथा पर लेकर के चले जाइए। बतौर कलाकार मेरे मन में जो भावना थी वो लगा कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि नाटक तो लोग मनोरंजन के लिए देखता है और मनोरंजन होना चाहिए। तो मन में आया कि ऐसा नाटक कोई होता है, तो लिखने की भावना मन में उत्पन्न हुई कि लिखें। तो मेरा पहला नाटक अंतिम गाना है, जो मैं 1984-85 में लिखा था। अभी रोहिणी जी, आपने कहा कि आपके द्वारा लिखी गई नाटक अंतिम गहना,
जो कि काफ़ी चर्चित नाटकों में से एक है और बखूबी सी बात है कि आपके द्वारा लिखी गई पहले नाटकों में से एक है। और कहा जाता है कि जो भी हम पहला नाटक लिखते हैं या पहला कोई भी कार्य करते हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही खास होता है। तो इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें होंगी या जो भी आपका अनुभव रहा है, इसके बारे में आप हमसे बताइए। इससे जुड़े अनुभव के हिस्से में तो मैं बताऊंगा कि जब इस नाटक को मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय में हमारे निर्देशक हुआ करते थे नाटक के कौशल दास। एक दिन वो हमारे घर पर आए और मैं 12-14 पन्ना ये नाटक लिखा था। वो पढ़े और कहता ये क्या ऐसा नाटक होता है। मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे घर पर मेरा एक छोटा भाई, मित्र कहिए, छोटा भाई कहिए, प्रशांत कांत, आजकल वो मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, वो आया और देखा, वो पढ़ा, कहा भैया ये क्या लिखा है। हमके नाटक लिखा हूँ, लेकिन क्या होगा, नाटक नहीं अच्छा नहीं लगता। कहा कि पूरा कीजिए इसको। मैंने उसे पूरा किया और उसका मंचन किया। तो प्रथम मंचन में ही लोगों ने उसे बहुत सराहा। लोगों ने उसको, मैं मैथिली का नाटक होते हुए, मैथिल लोग तो थे ही, हिंदी के भी कुछ लोग आए हुए थे जिन्होंने कहा कि ये नाटक तो मैंने अपने किसका अलग है, क्योंकि उसमें मैंने जो अपने परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में पढ़े हुए लोग बेरोजगार की जो स्थिति देखा था उसकी ही चर्चा किया है। और वो लोगों को छुआ, मर्मस्पर्शी छुआ। लोगों का यह है कि जो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा। लेकिन मैंने दिखाया कि वो मेहनत करके आईएएस की तैयारी किया और आईएएस का उसको रिजल्ट आया, जिसमें उसकी पत्नी मर गई। पारिवारिक उसकी जो स्थिति थी उसके कारण। तो ये चीज़ उसमें अंतिम गहना में एक अलग किस्म का चीज़ है जो आज भी समसामयिक है और इसलिए लोगों के सराहना उसको मिली। अंतिम गहना के अलावा आपके द्वारा लिखी गई बहुत से ऐसे फोक नाटक हैं वो जो कि काफ़ी चर्चित है, जैसे कि जटा जटिन, सामा चकवा, राजा सलहेस और लोरिक चंद्रा। तो इन नाटकों के बारे में कहा जाता है कि ये समाज की जो भी कुरीतियां हैं, जो भी सच्चाइयां हैं, उसको पूरी तरह से हमारे सामने उजागर करती है। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। फोक नाटक में मैं लिखना शुरू किया, उसका कारण है कि मैं समाज में, आप पहले ही कह दिया हूँ, मैं समाज में रहा हूँ। जटा जटिन समाज में खेला जाता है। सामा चकेबा हम लोगों का एक पर्व है जो कार्तिक के महीने के पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। सलहेस हम लोगों के गांव में गहवर है उनका, वो देख करके किया। लोरिक की कथा गीत गाई जाती है इसलिए किया। और इस सबसे चूँकि मुझे फोक से बहुत अभिरुचि थी, मैंने सलहेस का जो चरित्र देखा, उत्थापित चरित्र है। उस चरित्र को राजा सलहेस, आपने सबका कहा लेकिन पहले राजा सलहेस से मैं शुरू करता हूँ। वो उत्थापित चरित्र है। एक ऐसा नायक जो कल तक किसी से बदला लेने का सोच रहा है, लेकिन जब वो नायक बन जाता है, जब उसको शक्ति मिल जाती है, सामर्थ्य मिल जाता है, तो वो बदला नहीं लेता है। वो एकता की भावना बनाता है कि हम सारे समूचे समाज को एक मिला करके एक ऐसा समाज बनावें जो आगे बढ़े। उसमें जात भावना खत्म हो जाती है, उसमें बदला लेने की भावना खत्म हो जाती है। वो जहाँ भी जाता है युद्ध कम करता है, जीत ज़्यादा लेता है। लड़ाई करना उसके दिमाग से निकल जाता है। वो सलाह कराता है, इसलिए उसका सलहेस नाम हुआ। वास्तव में उसका नाम सलहेस था नहीं, वो तो सैला था। एक गांव का एक लड़का जो भाग करके जंगल चला गया कि नहीं हम जातिवाद में बदला लेंगे, लेकिन आगे जा कर के वो ऐसा बन गया। जब वो बड़ा हुआ तो उसको ऐसा दिव्य शक्ति मिल गई जो वो लोगों से बदला लेना छोड़ करके सब जगह जहाँ जाता था जीत लेता था, फिर उसे सुलह कर लेता था। इसलिए उसको सलहेस कहा गया। और सलहेस ये हमारा नाटक है। सामा चकेबा पर्व है जिसके विषय में हम लोग खेलते थे। कहिएगा लिखे क्यों, तो मुझे लगा कि सामा चकेबा खेलता तो लोग जरूर था वहाँ गांव में, लेकिन उसकी कथा क्या है वो किसी को नहीं मालूम था। मैं उस कथा को जड़ से निकाल करके उस कथा को सामने रखा और वो लोगों के बीच लाए। जटा जटिन
लोग खेलते थे, लेकिन जटाजटिन क्यों खेला जाता है, ये क्या चीज़ है, ये नहीं। तो मैंने लोक कथा में उन चीज़ों को सामने लाया जो जहाँ से उठाया नहीं गया था, उसका उत्थापन किया मैंने कि प्रारंभिक स्थिति से वो कैसे आगे बढ़ा, यही मेरा है। और मैंने अभी तक मैं लोक कथा में आपको बता दूं कि पहला नाटक मेरा समा चकेवा है, दूसरा नाटक जटाजटिन है, तीसरा नाटक लोरिक चंद्रा है, और चौथा नाटक समंतक है। 4 नाटक और एक कोई नाटक है, हम ध्यान पर नहीं है। तो ये मेरा लोक कथा पर नाटक है। राजा सलहेस आपके नाटकों में से बहुत ही चर्चित नाटकों में से एक है, जिसे आपने मैथिली में लिखा, और कहा जाता है कि आपने पहले ऐसे इंसान हैं जिसे इसे नाटक का रूप दिया। तो ऐसे क्या आपके ख्याल आपके मन में आए कि आपने इस नाटक को अपने शब्दों में पिरोया और एक नाटक का इसे रूप दिया? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सलहेस हम लोगों के गांव में गहवर है और एक लोक गाथा है, उसको गाया जाता है, उसको सुना जाता है। सलहेस लोक गाथा को सुनते सुनते मुझे लगा कि ये एक अद्भुत नाटक हो सकता है, बहुत सुंदर नाटक हो सकता है। मैथिली में वीर रस के नाटक की कमी भी है, और लोक गाथा ताकि सलहेस को लोग जाने, अपने यहाँ जाने, बाहर जाने, इसके लिए मैंने सलहेस को उठाया। सलहेस के विषय में जानने के लिए मैंने और चीज़ देखा। डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी का मैंने राजा सलहेस का उपन्यास पढ़ा, और जगह गया, देखा, लेकिन देख रहा था कि सब जगह 25 वर्ष से 20 वर्ष से बड़ा सलहेस को उठाया गया है। सलहेस कहाँ से उठा, इस बात को कोई नहीं उठाया है। तब मैं इस विषय में जानने के लिए एक बार संजोग से मैं धरान गया था, वहाँ पर इसकी चर्चा मैंने सुनी और मैं कुछ जगह देखा, तब जा कर के मैंने पाया कि ये तो कहाँ सलहेस का जो जन्म स्थान है वो सब देखा। मैं वहाँ से कुछ कथा मैंने संकलित किया और उसको नाटक के रूप में रख दिया। सलहेस इस तरह से मेरा एक अच्छा नाटक है और वीर रस का नाटक है। चूँकि आपने रंगमंच को एक काफ़ी लंबा समय दिया है, एक लेखक के रूप में, निर्देशन के रूप में और एक कलाकार के रूप में भी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर पहले के नाटक की बात करें और अभी के नाटक की बात करें तो दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? और ये हमारे रंगमंच में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स की बात करें तो क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, पहले के नाटक में और आज के नाटक में टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, आज तकनीकी बहुत विकास हो गया है। पहले हम लोग पेट्रोमैक्स जलाते थे, नाटक करते थे, पर्दा रखते थे, पर्दा पर नाटक करते थे, पर्दा खींचते थे। वहाँ पर नाटक का एक स्वरूप था, जो नाटक बनाया जाता था। क्या किया जाएगा, कहीं लाइट नहीं है, आज तो हम 10 लगा देते हैं स्पॉट और उस पर नाटक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तो एक पेट्रोमैक्स रहता था, हम लोग नाटक करते थे। तो ये पहली तो ये टेक्निकल दिक्कत थी। दूसरी बात, शैली नाटक के विकास जैसे जैसे हो रहा है, शैलियाँ बदलती जा रही है। पहले पार्सियन शैली में लोग करते थे नाटक, धूम धड़ाका, तो आज उस शैली से लोग अलग हट करके आज नाना प्रकार की शैली, वो जैसे आपने अभी चर्चा किया, तो मेरा फोक नाटक जितना है सब या कीर्तनिया शैली है। हमने कीर्तनिया शैली उठाया और कीर्तनिया शैली में लिखा, तो शैली में बदलाव आता है, टेक्निक में बदलाव आता है। आज के मंच में हम लाइट से आग लगा लेते हैं, लाइट से हम पानी दिखला देते हैं, ऐसा ऐसा दृश्य करते हैं। उस दिन में ये नहीं था, तो आग लगाना पड़ता था कहीं। अब जैसे राजा हरिश्चंद्र हम लोग कर रहे थे गांव में, तो हुआ क्या कि वो आग जो लगाया, चिता जो बनाया तो आग लगाया। अब आग लगाया तो संजोग से पर्दा जलते जलते बच गया। तो वहाँ पर्दा के पास में आग लगा दिया था, और जैसे दिखा तो दिया कि हम श्मशान है, लेकिन जैसे पर्दा थोड़ा सा
ऊपर उठा, पर्दा मोड़ा हुआ था, आग लगने लगा, भगा, हटाया उसको। तो ये सब टेक्निक की है। आज तो हम बढ़िया से एक कागज़ पर, एक साड़ी पर नीचे से लाइट दे करके आग दिखला सकते हैं, कपड़ा उड़ा देते हैं, नीचे लाइट जला देते हैं, तो लगता है कि धधक रहा है। उस दिन में ये चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़ कि उस दिन में नाटक वो लोग मात्र मनोरंजन के लिए ही करते थे। उसमें ये नहीं था कि ये इसमें समस्या दीजिए, समाधान दीजिए। आज हम लोग जैसे जैसे बुद्धिजीवी होते जा रहे हैं, नाटक का स्वरूप बदलते जा रहे हैं। तो आज के और उस दिन के नाटक में ये मूल रूप से यही अंतर है, और हमको कोई खास अंतर नहीं लगता है। नाटक वही है, कलाकार वही है। हम अपने टेक्निक को बढ़ा लिए हैं, तो हमारा जो तकनीकी बढ़ती जा रही है, तो उससे हमारा स्वरूप बदलते जा रहा है। हाँ, यही है अंतर, और कोई अंतर नहीं। अब हम बिहार रंगमंच के कलाकार की बात करें तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बहुत सारे टैलेंट होने के बाद भी उनको बेस नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है, उनको एक सफलता की जो सीढ़ी कही जाती है वो नहीं मिल पा रही है। तो उसको, इस स्थिति को ठीक करने के लिए, उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, रंगमंच को तो आज सरकार कुछ कर रही है, लेकिन उसको और बड़े स्केल पर करना चाहिए। ये रंगमंच को स्कूलों से शुरू करना चाहिए। स्कूल से ही उसके लिए शिक्षक रखना चाहिए, स्कूल में उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो कलाकार हैं आज, जो कलाकारी कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उनमें अधिकतर वही सफल कलाकार रह रहे हैं जो कहीं दूसरी जगह अपना कोई नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वही टिक रहे हैं। इस पर आश्रित होकर के कोई पूरा काम कर लेगा, ये नहीं हो रहा है। कलाकार को रोजी रोटी की समस्या तो है ही, इस पर तो सोचना होगा। समाज को भी सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। ये सोचने की बात है। उसकी अब उसमें उसको कुछ सुविधा मिले तो और आगे बढ़ सकता है। आपके जीवन का जो सबसे पहला पुरस्कार आपको मिला है वो चेतना समिति के द्वारा चैलवारा पुरस्कार के रूप में आपको सम्मानित किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये पुरस्कार आपको किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, और दूसरी बात कि ये जो भी पुरस्कार आपको आज तक मिलती आई हैं, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको और भी किस तरह से प्रेरित करती है, इसके बारे में हमें बताइए। चेतना समिति से चैलवारा पुरस्कार जो मिला मुझे, वो कला के क्षेत्र में कलाकार के रूप में मिला था, सर्वोत्तम कलाकार के रूप में मिला था। और उसके बाद तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। सर्वोत्तम लेखन का पुरस्कार मिला हुआ है, सर्वोत्तम चरित्र नायक का पुरस्कार मिला हुआ है। आपका हिंदी रंगमंच मुझे सम्मानित किया है, प्रांगण ने मुझे सम्मानित किया लेखन के तौर पर, उनका एक सम्मान है लेखन में, वो दिया है। मेलोरंग दिल्ली में है मैथिली रंगमंच, उसने श्याम दरहरे पुरस्कार दिया। चेतना समिति ताम्रपत्र से सम्मानित किया है। और दरभंगा मैथिली परिषद मुझे राजा सलहे सम्मान से सम्मानित किया है। बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और पुरस्कार से ये होता है कि लेखन में अभिरुचि जगती है। हम लेखन कर रहे हैं तो लेखन में अभिरुचि, मुझे लगता है कि किसी कलाकार को अगर पुरस्कार मिलता है तो उसको लगता है कि ये कला क्षेत्र में हम और आगे बढ़ें। नाटककार को मिलता है तो होता है कि और बढ़िया नाटक लिखें। तो ये तो स्वाभाविक है कि पुरस्कार मिलने से लोग प्रोत्साहित होता है और प्रोत्साहन मिलता है। आपने अभिनेता के रूप में बहुत सारे नाटक का मंचन किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी ऐसे खास नाटक के बारे में बताइए जो आपके दिल के सबसे करीब हो और उसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। तो उस नाटक का कोई डायलॉग्स हमें डायलॉग तो बहुत सारे हैं जो मैं सुना सकता हूँ और कह सकता हूँ, लेकिन है क्या कि कहीं कहीं किसी डायलॉग का कितना असर होता है वो मुझे बहुत प्रभावित किया। कब तो सामा चकेबा में जब मैं चुरक बना हुआ था विलियन और कृष्ण से बात कर रहा था, उस सामा के विषय में मैं उनको संवाद दे रहा था कि ये सामा वृंदावन जाते हैं, ये गलत काज करते हैं, उसकी शादी हो गई, वृंदावन जाते हैं, गलत काज करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि गलत काज नहीं करते हैं। तब मैंने उनसे कहा था, अपने कना ने ई कहबई, वो अपने बेटी थी, केहनो हो संतान लगे छे माय बाप के निक। चूँकि सामा कृष्ण की बेटी थी
तो संतान अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। ये बात वहाँ मैंने उनको बताया। उसी में है जब चूरक को सामा मारती है, सामा थापर मारती है, तो उससे जो प्रणय निवेदन करता है तो सामा थापर मारती है। वो कहता है, वो चूरक है, वो आता ही है मंच पर तो कहता है, चूरक शूद्र हमारे इस नाम, हम छी कृष्ण के दरबारी, करी राज भर के रखवारी। अरे हम तो बनलो काज बिगाड़ी, जे हो हमर दाहिन बाम, चूरक शूद्र हमारे इस नाम। तो वो अपना चरित्र का अपने आप ही क्या कहते हैं वर्णन कर रहा है कि मैं कृष्ण का दरबारी होते हुए भी समुचा रखवारी करता हूँ। आगे क्या कहता है वो, कहता है कि दिन रात हम घूमे फिरे छी, सभक हम चोरी पकड़े छी, के की करे से सब बुझे छी। क्या क्या होता है सब बुझते हैं। हम तो बनलो काज बिगाड़ी, जे हो हमर दाहिन बाम, जो हमसे थोड़ा भी इधर उधर किया उसका काम मैं बना हुआ काम भी बिगाड़ देता हूँ। तो ये चूरक का है अपना, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं जो रंगमंच के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो भी नौजवान लोग हैं जो रंगमंच के क्षेत्र में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष जारी है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने ऊपर कार्य करें, नाटक को लेकर किस तरह से वो सीरियस हों, क्या करें कि उन्हें सफलता हासिल हो? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ। बहुत सारे कलाकार संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कलाकार ही हैं जो इतना संघर्ष से टिक रहे हैं, चूँकि वो कलाकार है। मैं जानता हूँ कि कलाकार से ज़्यादा संघर्षशील कोई नहीं हो सकता है। लोग जिंदगी में किसी चीज़ के लिए चलता है, कुछ दूर जाता है, नहीं होता है तो छोड़ दो इसको, लेकिन कलाकार बार बार नाटक के दौरान सोचता है कि अब इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर नाटक ख़त्म होते ही उसके मन में आता है फिर नाटक करेंगे हम। ये कलाकार की एक खूबी होती है, संघर्ष तो करना ही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा और कलाकारों को कहूँगा कि नहीं, संघर्षशील रहिए, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहिएगा तो आज न कल सफलता मिलेगी, और मिलती रही है, लोगों को मिलती रही है, उनको भी मिलेगी। रोहिणी रमन जी, आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और दर्शकों को रंगमंच से जुड़ी बातों के बारे में बताने के लिए, रंगमंच की बारीकियों के बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।